नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं नैन्सी दलवानी और आपका मेरे YouTube चैनल एनडी क्लासेस पे स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, उसकी नीड क्या थी, वो क्यों आए रोल में और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने ये सब लास्ट लेक्चर में कवर किया था और हमने देखे थे कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और उनके अंदर कौन से इंक्लूडेड हैं। सो आज हम ये 6 के 6 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले IFCI क्या है? इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका एम क्या है कि ये प्रोवाइड करे लॉन्ग टर्म फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑफ द कंट्री को। इसके फंक्शंस क्या है? फर्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ IFCI इज टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टू इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। दैट्स व्हाई आई सेड कि आपको ये 3 तो कर ही लेने चाहिए। आप खुद ही देख सकते हो कितना ईजी है। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वही का वही इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया कि सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंसेस प्रोवाइड, इसको लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंसेस प्रोवाइड करें। किसको प्रोवाइड करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द डिबेंचर दैट दीज कंपनीज इशू इन द मार्केट। ये सब्सक्राइब भी कर सकती है डिबेंचर्स को जो इशू किए जाते हैं मार्केट में। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। IFCI ऑल्सो प्रोवाइड्स गारंटीज टू द लोन्स टेकन बाय सच इंडस्ट्रियल कंपनीज। ये गारंटी भी प्रोवाइड करती है लोन्स पे जो इंडस्ट्रियल कंपनीज प्रोवाइड करती है। फोर्थ, व्हेन द कंपनी इज इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स इट कैन अंडरराइट सच सिक्योरिटीज़। वो अंडरराइटर की तरह भी रोल प्ले करती है। वो गारंटी एक तो प्रोवाइड करती है, अंडरराइटर की तरह प्ले कर सकती है। मेन ऑब्जेक्टिव है उसका फाइनेंस करना मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। देन सब्सक्राइब कर सकती है डिबेंचर्स को, हमारे मार्केट में इशू कर सकती है। ओके, इट ऑल्सो गारंटीज डिफर्ड पेमेंट्स को भी गारंटी करती है इन केस लोन टेकन फॉर फॉरेन बैंक्स इन फॉरेन करेंसी। अगर लोन फॉरेन बैंक से लिया गया है, फॉरेन करेंसी पे लिया गया है, तो वो गारंटी प्रोवाइड करती है डिफर्ड पेमेंट्स की भी। सो दिस इज़ वेरी इजी। 2 पॉइंट्स गारंटी के रिलेटेड हैं, एक पॉइंट अंडरराइटर का भी है और एक हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव और दूसरा कि वो सब्सक्राइब कर सकती है डिबेंचर्स। सो दिस इज़ वेरी इजी, वी कैन रिमेंबर इट वेरी इजीली। Then it's IDBI. So what is IDBI? IDBI is Industrial Development Bank of India. इसका क्या रोल है? ये एक लीडर, कोऑर्डिनेटर, इनोवेटर है इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग की फील्ड में। मेजॉरिटी एक्टिविटी जो भी फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशनल फंक्शंस, ये सब को इंक्लूड करता है अपने में। फाइनेंसिंग यानी फाइनेंस प्रोवाइड करके, डेवलपमेंट यानी प्रॉफिट को नहीं, डेवलपमेंट को मेन ऑब्जेक्टिव रखते हुए, कोऑर्डिनेट यानी इंडस्ट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं यानी जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं उन सबको कोऑर्डिनेशन में लाके, एक साथ लाके, और प्रमोशनल फंक्शंस यानी उनको प्रमोट करते हुए कि आप मतलब पब्लिक में उनको प्रमोट करते हुए कि ये सब चीज़ें हैं, आप इनमें इन्वेस्ट करो, ये चीज़ें लो, वैसे। देन लेट्स सी इसके भी फंक्शंस। सो फाइनेंसिंग, प्रमोटिंग, डेवलपिंग इंडस्ट्रीज विद अ व्यू टू फिल द गैप्स इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बाय कंसीविंग, प्रिपेयरिंग एंड फ्लोटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। जो हमने ये ऊपर एम में पढ़ा वही इसमें है हमारा फर्स्ट फंक्शन। इसमें भी क्या था, जो हमने एम में पढ़ा वही हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया था। सिमिलरली IDBI में भी हो गया, यानी आपको प्लानिंग करना है, प्रमोट करना है और डेवलप करना है इंडस्ट्रीज़ को, और आपको गैप्स फिल करने हैं। जो भी गैप्स आ रहे हैं ना प्रोजेक्ट्स में, उनको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? प्लान करके, प्रमोट करके और डेवलप करके। देन प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस
तो वो टेक्निकल असिस्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। असिस्टेंस का सिंपल मीनिंग होता है हेल्प, यानी वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपको कैसे चलाना है ऑफिस वगैरह, वो सब में आपको हेल्प करते हैं सीखने में। प्रमोशन कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, एक्सपांड कैसे करनी है इंडस्ट्री, वो सब में वो आपको गाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज। सो नाउ दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू। व्हाट इज़ रीफाइनेंसिंग? हमारा फाइनेंस को वापस आप रीफाइनेंस कैसे कर रहे हो? सो इट्स बेसिकली कि आपने जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, आपका एक पोर्टफोलियो बनता है ना। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में एक पैसा डाल रहे हो 1 लाख रुपए, तो अब आप तो डाल के भूल गए हो कि कहाँ है वो, बस आपको उसका फाइनल आपको दिखता है कि भाई वो 1 लाख अभी कितना है, 1,20,000 हुआ या 80 हुआ, बस आपको उतना दिखता है। तो इस पे आपका एक पोर्टफोलियो जो बनाया जाता है कि आपके 1 लाख थे, तो उसको एक ही इंडस्ट्री में नहीं डाल देते हैं, उसको डाइवर्सिफाई करते हैं कि 1 लाख में से 50,000 कुछ एक इंडस्ट्री में डाला है, 20 किसी और में, 30 किसी और में, ऐसे आपके 1 लाख को डिवाइड किया गया है। अब उसको क्या करेंगे? रीफाइनेंस यानी अब इन तीनों जो मैंने कैटेगरीज बनाई है, 1 लाख की जो ये 3 कैटेगरीज मैंने बनाई, उनके अंदर हम चेक करेंगे वो तीनों में कौन सा कैसे वर्क कर रहा है। जो सही से वर्क नहीं कर रहा है उसमें से निकाल के हम दूसरों में डालेंगे। तो ये सब होता है रीफाइनेंसिंग। जो प्लानिंग हम करते हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हम बनाते हैं, हमारे फाइनेंस को अच्छे से उसमें रिटर्न आ सके, उसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो ये रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसको? IFCI, जो हमने यहाँ पे देखा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SFCs, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट की अप्रूव की हुई जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी देता है। यानी उनके जो पैसे होते हैं ना, वो ऐसे 1-1 लाख में नहीं होते, वो 1 करोड़ लाख के भी होते हैं। सो इतने जो बड़े बड़े फाइनेंस होते हैं वो किस तरीके से किस प्रोजेक्ट्स में लगाए गए हैं, उनको वो डिटेल पूरा रिसर्च करते हैं, पूरी उस पर स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, और उसके बाद कोई प्रोजेक्ट्स जो अब बिल्कुल काम के नहीं हैं, उनमें से कोई रिटर्न नहीं आएगा, उसको बंद करेंगे, दूसरों को चालू करेंगे। सारे स्टार्टअप वालों को कौन अच्छा आगे चल पाएगा, वो सब सोच के उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज coordinating the activities of financial institution for the promotional and development of industries, यानी कोऑर्डिनेट करवाएंगे सारी एक्टिविटीज़ में ताकि प्रमोशन और डेवलपमेंट हो पाए इंडस्ट्री का। बेसिक सा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट देखो, सिमिलर गारंटिंग डिफर्ड पेमेंट्स, जो यहाँ पे था। परचेजिंग और अंडर राइटिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो यहाँ पे था हमने। अंडर राइटर ले लेंगे, सिक्योरिटीज़ का बन जाएंगे या सब्सक्राइब कर लेंगे डिबेंचर्स को। सो बेसिकली ये जो 3 पॉइंट्स है, इनका कहीं ना कहीं आपको सिमिलरनेस दिखेगी। यहाँ पे क्या था? टेक्निकल सपोर्ट था कहीं पे, कहाँ गया? ओके, यहाँ पे नहीं है, तो वो शायद हमने यहाँ पे कहीं पे पढ़ा था कि टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये रहा, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेक्निकली हेल्प करता है, वही सब हमको इसमें दिखेगा। ये आप IFCI में भी लिख सकते हो कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, IDBI में भी लिख सकते हो, SIDBI में भी लिख सकते हो। तो ऐसे पॉइंट्स जो कॉमन हैं वो आपको लिख ही देने के, सोचने का नहीं। देन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, सारे पॉइंट्स हो गए कवर। इसमें 6 पॉइंट हैं, 4-5 तो आप कॉमनली ही लिख सकते हो। फर्स्ट जो हमारा एम है उसको कॉपी पेस्ट करके, मतलब थोड़ा कॉपी पेस्ट नहीं करने का, दिमाग लगा के उसको थोड़ा गैप्स को फिल करते हैं, वो सब करके लिखने का। फिर अंडर राइटिंग वाला पॉइंट है, परचेजिंग गारंटिंग डिफर्ड पेमेंट्स वाला पॉइंट एक सेम है। फिर रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ ईजी है, कोऑर्डिनेटिंग है, और टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस है। इजी है पूरा ही, पर आपको जो इजी लगे आपको वो याद रख लेना है। 6 पॉइंट्स हैं, आपको 5-5 लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप छोटा 14 मार्क्स का आप आंसर लिख रहे हो, सो आप खुद ही सोचो कि आपको आंसर की लेंथ भी मेंटेन करनी है,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करने हैं। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका एम है ग्रोथ और डेवलपमेंट को लाना, किसमें, एमएसएमई में, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, जो कंट्रीब्यूट करती है नेशनल की इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स. Let's see its functions. So what are its function? Refinancing loans. See again the same point जो हमने यहाँ पे देखा था कि वो रीफाइनेंसिंग करती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, तो ये रीफाइनेंसिंग लोन करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में. एज यहाँ पे लॉन्ग टर्म्स का था, वो भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ पे स्मॉल की बात कर रहे हैं तो हम स्मॉल का ही लिखेंगे ना, ऑब्वियसली बात है ये. तो फिर और कौन सा सेम पॉइंट दिख रहा है हमें इसमें? इनिशिएटिंग स्टेप टूवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाने का ट्राई करते हैं. क्रेडिट फ्लोज यानी वर्किंग कैपिटल, जो सीड कैपिटल हमें चाहिए रहेगा वो भी प्रोवाइड करेंगे, वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करेंगे, टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करेंगे. देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करेंगे सेमी अर्बन एरियाज़ में, यानी जो पूरे रूरल नहीं है, पूरा गामड़ा नहीं है, अपन ऐसा बोल सकते हैं, पूरा गांव नहीं है, विलेज नहीं है, और पूरा अर्बन भी नहीं है, यानी इतना डेवलप नहीं है कि हम उसको अर्बन बुला पाएँ, तो ऐसे को सेमी अर्बन एरिया बोलते हैं, मतलब ऐसा गांव जिसमें कई सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं. ऑफरिंग सर्विसेज लाइक लीजिंग, फैक्टरिंग एक्सेट्रा, यानी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है लीजिंग की, फैक्टरिंग की, ये सारी टर्म्स के ऊपर आगे पूरा एक टॉपिक बनेगा, वो आई कवर. एडिंग in expanding the marketing channels of the products of SSIs, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. SSI का मीनिंग शायद मैंने आपको नहीं बताया, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो उसके प्रोडक्ट्स को अच्छे से मार्केट में लाना और उसको एक्सपांड करना, ताकि जैसे ही लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो और प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन करेंगे तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ऐसे इन टर्न हम ही को फ़ायदा होगा. देन नेक्स्ट इज़ नाबार्ड इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सो NABARD focuses on agriculture and rural development. So this is a government body regulated by the Ministry of Finance of India. इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है. ये एक गवर्नमेंट बॉडी है. ये एम करती है प्रमोट रूरल बिजनेसेस को प्रमोट करना, इकोनॉमिक कंडीशन जो रूरल एरियाज़ की है उनको अपलिफ्ट करना, एक हेल्दी डेवलपमेंट लाना, ताकि एक अच्छी बेटर लाइफस्टाइल और एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो पाए रूरल एरियाज़ में. ये कोऑपरेटिव बैंक्स के को देखती है जो ऑफ़र करते हैं लो रेट पे और एफर्टलेस रिटर्निंग पॉलिसीज़ जो प्रोवाइड करते हैं रूरल बैंक्स, रूरल पीपल को, यानी द पीपल हु हैव लो इनकम, उनको. इसके फंक्शंस क्या हैं? दिस इज़ ऑल्सो द ईजी वन, वी कैन रिमेंबर इट ईजिली कि ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, और उसके हिसाब से वी कैन राइट इट्स फंक्शंस एंड इट्स मीनिंग. इट्स ईजी ओनली. सो फंक्शंस क्या है इसके? प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू रूरल पब्लिक बाय फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल स्केल बिजनेस दैट सेल्स लोकल एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स. यानी ये रूरल पब्लिक को फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, उनमें इन्वेस्ट करेगी स्मॉल स्केल बिजनेसेस में, जो लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा प्रमोट करेगी, अपने हेरिटेज को प्रमोट करेगी और उनको प्रॉफिट दिलवाएगी. तो वो और लोगों को हायर करेंगे, वो वैसे गुड्स और बना पाएंगे. तो एक तो हेरिटेज भी बचेगा अपना, और साथ ही साथ उन लोगों को थोड़ा अपना रोज़गार भी मिल पाएगा, वो अपना घर चला पाएंगे, और साथ ही साथ दूसरों के, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट देंगे दूसरे लोगों को, तो वो दूसरे लोगों का भी घर चल पाएगा. इसीलिए कहते हैं ना गो लोकल, यानी इंडिया के प्रोडक्ट्स ही लो, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया देख के लो. आगे फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, पॉलिसीज़, एक्टिविटीज़. फॉर्मुलेट करती है प्लान्स को, पॉलिसीज़ को,
एक्टिविटीज़ को और डेवलप करती है एक स्ट्रॉन्ग बेस और कैपेसिटी जनरेट करती है फाइनेंस की, ताकि वन टाइम कीप अ चेक ऑन देम बाय मैनेजिंग रिकॉर्ड्स, वो ताकि वो चेक रख पाए उन पे अच्छे से वन टाइम में. देन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ फॉर प्रोडक्टिव स्मूथ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट सर्विसेज. ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉयज़ को ताकि वो एक प्रोडक्टिव स्मूथ डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करे इन्वेस्टमेंट में. एडवाइस भी देगी बिगिनर इंडस्ट्रीज़ को कि कहाँ आपको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको आगे कैसे काम करना चाहिए. एस्टेब्लिशिंग द कोऑर्डिनेशन एंड कनेक्शन अमॉन्ग बैंक्स, गिविंग क्रेडिट फ्लोज टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड RBI टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेशन. ये एस्टैब्लिश करती है कोऑर्डिनेशन और कनेक्शन किसके बीच में, बैंक्स के बीच में, ताकि जो क्रेडिट फ्लो हो रहा है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो RBI उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे और पॉलिसी फॉर्मुलेट करे, रेगुलेट करे इन लोगों के फेवर में. इट मेंटेन्स लिंक विथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ये मेंटेन करती है लिंक्स सेल्फ हेल्प ग्रुप की. It maintains link with self-help group that aim to uplift poor people's condition and be an independent lifestyle for them. ये मेंटेन करती है लिंक्स किसके बीच में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बीच में, जो एम करते हैं कि पुअर पीपल की कंडीशंस को वो अपलिफ्ट करे, यानी उनको अच्छा कर पाए उनकी कंडीशंस को, और उनको इंडिपेंडेंट एक लाइफस्टाइल दे पाए. So this was all for NABARD. Now let's see EXIM. What is EXIM Bank? EXIM is Export and Import Bank of India. इसमें आप कंफ्यूज मत होना. EX is for export, IM is for import. So it's Export and Import Bank of India. It's very easy. So ये सेटअप हुई थी 1982 में. ये आप याद रख सकते हो, याद नहीं रहे तो कोई वांदा नहीं है. अगर आपको डेट्स जाननी हो तो ये सबको आप गूगल पे सर्च करके सबका ईयर निकलवा सकते हो कि कौन सा कब सेटअप हुआ था. ये बस आपके आंसर को एक और लेवल दे देता है कि भाई इसको ये भी पता है, इसको सारे. पर कभी भी ईयर अगर ठीक से याद नहीं हो तो रॉन्ग मत लिख के आना, क्योंकि अगर नहीं लिखा होगा तो मार्क्स नहीं कटेंगे, पर रॉन्ग लिखा होगा तो मार्क्स ज़रूर कटेंगे. देन इससे अच्छा लिखो तो अच्छे से याद करके लिखना, वरना मत लिखना. इट इज़ अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर फॉरेन एंड इंटरनेशनल ट्रेड. ये एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. प्रिंसिपल यानी मेन. इट वॉज प्रीवियसली अ ब्रांच ऑफ IDBI. ये पहले IDBI में ही इंक्लूडेड था, उसी का ब्रांच था. बट एज फॉरेन ट्रेड सेक्टर जैसे जैसे ग्रो हुआ, जैसे जैसे वो और बढ़ता गया, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी इसको बनानी पड़ी. हमको इसको एक अलग से ही एक चीज़ बनानी पड़ी. सो इसके फंक्शंस क्या है? फाइनेंस प्रोवाइड करेगा किसको, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में, गुड्स को या सर्विसेज को इंडिया में, ओके, या इंडिया से बाहर पहुंचाने में. इट ऑल्सो फाइनेंसेस द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कंट्रीज अदर देन इंडिया. अदर देन इंडिया कंट्रीज़ को भी फाइनेंस करने में हेल्प करेगा, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने में. इट फाइनेंस द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीन एंड मशीनरी ऑन लीज और हायर परचेज बेसिस एज वेल. यानी ये फाइनेंस करता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में किसका, मशीन का, या लीज पे या हायर परचेज पे जो मशीनरीज हम लेते हैं उनका. सो ये 3 पॉइंट तो हमको ऐसे ही याद रह गए कि सबसे पहले इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस करेगा, अदर देन इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस करेगा. फिर मशीन या मशीनरी आप लीज या हायर परचेज पे लोगे उसको फाइनेंस करेगा. देन प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़. रीफाइनेंसिंग का मतलब हम जान चुके हैं अभी. रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ को, सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा फॉरेन ट्रेड में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. EXIM बैंक विल ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस. ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा
बिजनेस ज्वाइनिंग अ जॉइंट वेंचर इन अ फॉरेन कंट्री, जैसे मारुति सुजुकी है, तो सुजुकी इज़ अ फॉरेन कंपनी, मारुति इज़ एन इंडियन कंपनी, तो ये जॉइंट वेंचर जो हुआ फॉरेन कंट्री के साथ, ऐसी चीज़ों में वो फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी हेल्प प्रोवाइड करता है फाइनेंशियली। ओके, विल ऑल्सो अंडरराइट शेयर्स, डिबेंचर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, अंडरराइटर की तरह बिहेव करेगा। ऑफर करेगा शॉर्ट टर्म लोन्स और लाइन्स ऑफ क्रेडिट टू फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लाइन्स ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेगा फॉरेन बैंक्स और गवर्नमेंट्स को। एग्जिम बैंक कैन ऑल्सो प्रोवाइड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, वो बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। एक्सपर्ट नॉलेज, इंडियन एक्सपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी फंडेड प्रोजेक्ट्स इन फॉरेन कंट्रीज, यानी ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेगा बिजनेसेस को। एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड करेगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो मल्टी फंडेड प्रोजेक्ट्स कर पाएँ फॉरेन कंट्रीज़ में। सी लास्ट टॉपिक विच इज़ द नेशनल हाउसिंग बैंक. Okay, so the National Housing Bank is an agency that is involved in promotion of housing finance institutions at both regional and local levels. ये एजेंसी है जो इन्वॉल्व है किसमें, हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने में, किस लेवल पे, रीजनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। फिर एनएचबी प्रीवियसली एक इंटीग्रल पार्ट था आरबीआई का ही, अंटिल जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज कर लिया 2019 में इसका एंटायर स्टेक इतने में, और यूनियन वॉज टेकन एज पर नरसिम्हा 2 कमेटी रिपोर्ट, और ये नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने ऐसा किया। सो ये एक अलग बॉडी बन गई, वरना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट थी। इसका मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउसेस को मॉर्गेज करना, मेक हाउस मॉर्गेजेस मोर अफोर्डेबल एंड बेरेबल, यानी घर खरीद पाना बेसिकली, और अफोर्डेबल और बेरेबल प्राइजेस पे, यानी कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड हो पाए घर का, हम घर खरीद पाए वो। हाउस मॉर्गेज यानी जब हम घर का लोन लेते हैं तो हमारा हाउस मॉर्गेज पे होता है, हमारा घर ही हमारी सिक्योरिटी होता है। सो इफ़ वी डोंट रीपे द लोन, हम अगर लोन प्रॉपरली पे नहीं करते हैं तो हमारा हाउस वो लोग ले लेते हैं। सो दैट इज़ हाउस मॉर्गेज। सो आप कंफ्यूज मत होना है इस वर्ड को लेके। लेट्स सी इट्स फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन है सुपरवाइज करना एंड प्रॉपल द हाउसिंग कंपनी इन द कंट्री फॉलोइंग द एक्ट, यानी हमको कंट्री फॉलोइंग द एक्ट यानी इंडिया में जो एक्ट फॉलो किया जा रहा है हाउसिंग कंपनीज़ का, उसके हिसाब से हम सारी एक्टिविटीज़ इसकी सुपरवाइज करेंगे और अच्छे से इस पे प्रोविजंस वगैरह भी बनाएंगे। मोरओवर एनएचबी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को रजिस्टर करवाना भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। The NHB raises funds on large scale and refinances the housing finance company along with cooperative banks. तो इसमें 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला वो रेज करता है फंड्स लार्ज स्केल पे, सेकंड रीफाइनेंसिंग जो सर्विसेज हमने आगे पढ़ी सेम टू सेम वही वो प्रोवाइड करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को, और थर्ड क्या है, अलॉन्ग विथ कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ ही उसको रीफाइनेंसिंग में हेल्प करता है। द हाउसिंग एजेंसी फर्दर लैंड हाउस लोन्स टू इंडिविजुअल एंड हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जो ये हाउसिंग एजेंसीज होती है वो और लेंड करती है हाउसिंग लैंड्स इंडिविजुअल्स को, और जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो हाउसिंग क्रिएट कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, उनको और इंडिविजुअल्स को ये लोन प्रोवाइड करती है। इन शॉर्ट जो हाउसिंग का टर्म्स है उसी के आधारित, उसके बाहर नहीं। NHB ensures that all the housing finance companies under the act follows a regulatory company
capital required as outlined in Basel guidelines. बेसल गाइडलाइंस जो प्रोवाइडेड है एक्ट में, उसी के हिसाब से जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हैं और रेगुलेटरीज हैं वो फॉलो की जाएंगी. सो दिस इज़ इट. Thank you so much for watching. So this was a whole topic, development financial institution. Please like, share, subscribe to my channel, and please comment down below what would you like to learn next. Thank you so much. Stay tuned.